नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक पाठशाला में। तो ये पार्ट 3 है फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट का। पहले 2 पार्ट में मैंने कवर किया था ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, क्यों हम इनकी डिमांड सप्लाई करते हैं, और उसके साथ साथ हमने समझा था कि रेट कैसे डिसाइड होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब इस वाली वीडियो में मैं कवर करूँगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इकोनॉमिक पाठशाला। जल्दी से पुराने पार्ट्स में से कुछ टॉपिक्स रिवाइज कर लेते हैं। क्या थे? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या था? एक्सचेंज होता है किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज़ का अदला बदली, लेन देन, आपने लिया उसने दिया, ये क्या होता है? एक्सचेंज कहलाता है। और फॉरेन होता है विदेशी। तो विदेशों से किसी भी चीज़ का लेन देन जब हम करते हैं उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। अब जब हम विदेशों से लेन देन करने जाते हैं तो हमें उसकी करेंसी में ही पे करना पड़ता है, और उसकी करेंसी में पे करने के लिए हमें पहले उसकी करेंसी खरीदनी पड़ेगी। ठीक है? तो कुल मिला के करेंसी का ही एक्सचेंज क्या कहलाता है? फॉरेन एक्सचेंज, है ना। करेंसी का एक्सचेंज या जिस करेंसी को हम खरीदेंगे वो क्या कहलाता है? फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो जिस रेट पर हम करेंसी को खरीदेंगे वो क्या कहलाता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो जैसे डॉलर हमें खरीदना है तो एक डॉलर अगर हमें 70 रुपये देकर मिलता है तो ये क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया। और करेंसी का एक्सचेंज क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज हो गया। अब ये वाला रेट डिसाइड कैसे होता है? हाउ द रेट इज डिसाइडेड। तो इसके लिए 3 कंपोनेंट्स थे। एक कंपोनेंट था फिक्स, जो स्थिर रहता है, यानी कि आप सामान चाहे आज खरीदो, कल खरीदो, 1 साल के बाद खरीदो, रेट फिक्स रहेगा। 70 रुपये अगर डिसाइड हो गया तो 1 साल के बाद भी 70 रुपये ही देने पड़ेंगे हमें $1 के लिए। और फ्लेक्सिबल, ऐसे ही फ्लेक्सिबल, नाम से ही फ्लेक्सिबल है, परिवर्ती है, यानी कि ये चेंज होता रहता है डेली बेसिस पे, इसलिए ये फ्लेक्सिबल। और कुछ होते हैं गवर्नमेंट के आधार पर, यानी कि सरकार करती है, उसे कहते हैं सरकार के आधार पर। तो फिक्स्ड वाला मैंने कवर कर दिया था, इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है? आज हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके साथ साथ 2-3 पॉइंट और हैं, उसके बाद चैप्टर कर देंगे क्लोज। ठीक है? तो स्थिर में 2 थे पार्ट इसके, एक गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और एक ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ये क्या होते हैं ये वीडियो में पुरानी वाली में ही आपको मिल जाएगा पार्ट 2 में। तो अब शुरू करते हैं कौन सा? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है मार्केट पावर पे, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं बाजार शक्तियां। और जब भी अर्थशास्त्र में बाजार शक्तियों का नाम आएगा तो वो सीधा सीधा तात्पर्य है उसका डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक में बहुत अच्छे से समझ लिया था, तो इसमें समझने में इतनी कोई परेशानी नहीं होगी। डिमांड क्या होती है? जब भी हम किसी भी चीज़ को खरीदने जाएंगे बाजार में और उसको खरीद लेंगे तो उसको कहते हैं डिमांड, और जो बेचने वाला है उसको अगर उस रेट पर उसको बेच देगा तो उसको कहते हैं सप्लाई। तो ऐसे ही इंटरनेशनल मार्केट में भी करेंसी जब खरीदने जाएगा कोई भी आदमी तो उसकी करेगा डिमांड, और जो भी उसको बेचने वाला है वो उसकी करेगा सप्लाई। इसके कंपोनेंट्स क्यों क्यों हम डिमांड करते हैं, क्योंकि हम सप्लाई करते हैं, ये आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिमांड का रिलेशन जो प्राइस के साथ रहता है वो रहता है नेगेटिव, और सप्लाई का पॉजिटिव रहता है। हमें अच्छे से पता है कि यानी कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड हमेशा कम हो जाती है। आप अपना इंडिविजुअल लेवल पर भी अगर सोचोगे, व्यक्तिगत स्तर पर भी सोचोगे, तो आप किसी भी वस्तु की अधिक इकाइयां तभी खरीदोगे जब उसकी कीमत होगी कम, और जब उसकी कीमत हो जाएगी ज़्यादा तो उसकी इकाइयां हम कम खरीदना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं नेगेटिव रिलेशन। सप्लायर यानी कि प्रोड्यूसर की दृष्टि से अगर आप देखोगे, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका मेन मोटिव क्या है? लाभ कमाना होता है। तो इसीलिए वो हमेशा सप्लाई बढ़ाता है। कब बढ़ाएगा सप्लाई? जब प्राइस भी बढ़ जाएगा। आप एक दुकानदार हो तो आपके सामने, आपके दुकान पर अगर कोई सामान खरीदने आया तो आप उसको ज़्यादा सामान बेच दोगे अगर वो ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सप्लाई हमेशा इंक्रीज होती है जब प्राइस इंक्रीज होता है, और सप्लाई हमेशा डिक्रीज होती है जब प्राइस डिक्रीज होता है। इसको कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है? तो ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी डिमांड और सप्लाई का
रिलेशन चलता है। तो डिमांड का कर्व कैसे जाता है, ग्राफ अगर बनाए हम उसका तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जीरो, ये प्राइस था, ये डिमांड थी। अब प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड हो जाती है कम, और प्राइस अगर कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये आता है ग्राफ ऐसे, ठीक है। इसको कहते हैं नेगेटिव ग्राफ, यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी। और सप्लाई का ग्राफ कैसे जाता है, प्राइस इतना, सप्लाई इतनी, और जब प्राइस कम तो फिर सप्लाई भी कम, और जब प्राइस ज़्यादा तो फिर सप्लाई भी ज़्यादा। इसका ग्राफ जाता है हमेशा ऐसे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस, यहाँ पर प्राइस और यहाँ पर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हो गया डिमांड का ग्राफ, ये हो गया सप्लाई का ग्राफ। अब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक में एक और चैप्टर है लास्ट का, परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड कैसे किया जाता है। इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब होता है कि जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है, कि सप्लायर उतनी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार भी है और खरीदने वाला उतनी ही क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार भी है। ऐसे ही इंटरनेशनल मार्केट में भी चलता है, करेंसी के एक्सचेंज में। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम यूएस का और इंडिया का, ठीक है। इंडिया का एग्जांपल हम लेते हैं। तो यूएस में चलता है डॉलर और इंडिया में चलता है रुपया। अब भारत का यूएस के साथ व्यापार चलता रहता है, कुछ ना कुछ सामान इसको खरीदना है, मान लेते हैं वीट खरीदना है, गेहूं खरीदना है, और गेहूं का रेट जो यूएस में चल रहा है वो है 10 केजी का $700। भारत को खरीदना है 5 केजी। तो 5 केजी आटा जब यहाँ से खरीदने जाएंगे यूएस से, तो पहले उसकी करेंसी खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि हमें उसकी करेंसी में ही पे करना है। तो भैया गए यूएस के पास में, यूएस ने कहा कि मैं 50 रुपये लूँगा आपके और $1 आपको दे दूँगा, ठीक है। तो भारत ने कहा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है भैया, 48 रुपये दे देंगे आपको $1 के बदले, बताओ। तो उसने कहा नहीं, चलो आपकी ना मेरी 49 रुपये पे डिसाइड कर लेते हैं, $1 49 रुपये पे आपको दे दूंगा। और ये वाला रेट हो गया डिसाइड, यानी कि इस रेट पर सप्लाई, डिमांड भी बराबर हो गई और सप्लाई भी बराबर हो गई, तो ये रेट हो गया इक्विलिब्रियम रेट, जहां पर डिमांड और सप्लाई हो जाती है बराबर। तो 5 किलो आटे के लिए भारत ने इसको 350 इंटू में 49 के साथ 17,150 रुपये बनेंगे, और 17,150 रुपये दिए और आटा उससे खरीद लिया। ऐसे काम करता है फॉरेन एक्सचेंज, 17,150 रुपये देकर आटा 5 किलो वहाँ से खरीद लिया। तो डिमांड और सप्लाई, यानी कि करेंसी की डिमांड और सप्लाई की जितनी क्वांटिटी, जितनी करेंसी हम विदेशों से मांगने गए हैं जिस रेट पर, अगर वो उस रेट पर हमें देने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो हो जाता है क्या, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर रेट ऑफ एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि इस संतुलन है ये, कि यहाँ पर डिमांड भी बराबर है और सप्लाई भी बराबर है। अब इसको ग्राफ पर देखें तो कैसा बनेगा, ये हो गया ग्राफ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जीरो, यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी, किसकी, डिमांड या फिर सप्लाई मान लेते हैं। तो डिमांड का ग्राफ कैसा गया, ऐसा जाता है हमेशा डिमांड का ग्राफ, और सप्लाई का ग्राफ ऐसा गया, ठीक है। जहां पर भी ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ये हो जाता है क्या, इक्विलिब्रियम प्राइस। ये हो गया रेट ऑफ एक्सचेंज, कि इस रेट पर अब हम एक्सचेंज करेंगे। अब जैसे भारत को विदेशों की करेंसी की जरूरत पड़ती है, या फिर ये एक देश का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि यूएस के डॉलर की जरूरत पड़ती है, वैसे ही किसी और देश को भी यूएस के डॉलर की जरूरत पड़ सकती है। अभी जैसे ग्लोबलाइजेशन के दौर में या इंटरनेट के जगत में हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, हम फेसबुक यूज़ करते हैं, हम ट्विटर यूज़ करते हैं, ये सभी क्या है, यूएस बेस्ड कंपनियां हैं, यानी कि यूएस की कंपनियां हैं। तो हम उनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के बदले हमें उनको पे करना पड़ेगा, और उनको पे करने के लिए हमें उनकी करेंसी खरीदनी पड़ेगी। तो ऐसे ही भारत के साथ साथ और देश भी यूज़ कर रहे हैं, तो सभी देशों को उनके देश की करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना भैया। तो क्या करेंगे, वहां पर जाकर सभी के सभी डिमांड करेंगे, है ना। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि डिमांड बढ़ जाएगी, और किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि डिमांड कम हो जाए, सप्लाई ज़्यादा हो जाए। तो डिमांड और सप्लाई में चेंज होता रहता है रोज़ाना, इसीलिए इसको कहते हैं परिवर्ती लागत, कि रोज़ के रोज़ डिमांड और सप्लाई चेंज होती रहती है, और उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम रेट या फिर रेट ऑफ एक्सचेंज भी चेंज होता रहता है। इसीलिए आपको रोज समाचार में सुनने को मिलता होगा कि रुपया गिर गया,
रुपया उठ गया। यही मतलब है कि कब हमें ज़्यादा रुपया देना पड़ रहा है, कब हमें कम रुपया देना पड़ रहा है $1 के बदले। तो यही है नेक्स्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई। तो अगर सप्लाई चेंज हो जाए तो इक्विलिब्रियम रेट कहाँ जाएगा, और अगर डिमांड चेंज हो जाए तो इक्विलिब्रियम रेट कहाँ जाएगा। यहाँ पर इक्विलिब्रियम रेट के चेंज होने से मतलब है कि वो इंक्रीज हो जाता है कि डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब यह है कि हमें अपना रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा कि अब कम देना पड़ेगा। तो दो सिचुएशन हो सकती हैं चेंज की, या तो डिमांड इंक्रीज हो जाए या तो फिर डिमांड डिक्रीज हो जाए। तो कैसे होगा ये, कहाँ पर जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हम ग्राफ पर समझते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इक्विलिब्रियम कैसे ढूंढा जाता है। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हो, है ना। तो अब शुरू करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, ये हो गया सप्लाई का ग्राफ SS, और ये हो गया डिमांड का ग्राफ DD। तो जहां पर भी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस, है ना। अब कह रहा है कि डिमांड बढ़ गई है, तो डिमांड हमेशा जब बढ़ती है तो हम डिमांड वक्र को उसको ऊपर की तरफ दिखाते हैं। तो ऊपर की तरफ ये हो गया डिमांड में चेंज। अब कहां पर इंटरसेक्ट किया, सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, सप्लाई स्थिर है। तो कहां पर इंटरसेक्ट किया, यहां पर इंटरसेक्ट किया, तो ये हो गया प्राइस, ये पुराना वाला था, और ये हो गया नया वाला प्राइस। तो इसको P लिख देते हैं, इसको P1 लिख देते हैं। तो P1 अगर ऊपर चला गया तो प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, या फिर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो कीमत वहां पर बढ़ जाएगी जब डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई सेम रहती है। तो अब डिमांड जो है कम हो गई है, तो ये है फिर इसमें बनाया XY0, ये हो गया सप्लाई का ग्राफ, ये हो गया डिमांड का ग्राफ। अब डिमांड इसमें क्या हुई है, कम हुई है, तो कम कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी। ये हो गया प्राइस पुराना वाला, और ये हो गया प्राइस नया वाला P1। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम रेट क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर भी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी वहाँ पर प्राइस इक्विलिब्रियम कम हो जाता है। अब ऐसे ही सप्लाई में भी चेंज हो सकता है कि डिमांड सेम रहे, कांस्टेंट रहे, और उस सप्लाई में चेंज हो जाए। तो सप्लाई भी दो तरह से चेंज हो सकती है, या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने पर इक्विलिब्रियम रेट कहाँ जाएगा, ये देखते हैं ग्राफ पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, ये हो गया सप्लाई का कर्व, ये हो गया डिमांड का कर्व। अब कह रहा है कि सप्लाई इंक्रीज हो गई, तो सप्लाई जब भी इंक्रीज होती है उसको नीचे की तरफ से इंडिकेट करते हैं। तो नीचे बनेगा इसका ग्राफ, ये हो गई सप्लाई इंक्रीज मान लेते हैं इतनी। तो ये हो गया प्राइस इक्विलिब्रियम पहला था, अब यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, ये हो गया प्राइस इक्विलिब्रियम 2। तो इसको P1 लिख देते हैं, P और P। तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट क्या हो गया, कम हो गया, नीचे की तरफ आ जाएगा। जब भी सप्लाई बढ़ जाएगी तो उस सिचुएशन में प्राइस हमेशा कम हो जाता है, इक्विलिब्रियम रेट, एक्सचेंज रेट। अब डिक्रीज हो गई है सप्लाई, XY0, ये हो गया सप्लाई का ग्राफ, ये हो गया डिमांड का ग्राफ। तो सप्लाई जब डिक्रीज होती है तो ऊपर की तरफ दिखाते हैं उसको, तो ये गया ऊपर की तरफ, ये हो गया P, और यहाँ पर इंटरसेक्ट किया फिर से, तो ये हो गया P1। यहाँ पर एक्सचेंज रेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब भी ये है 4 सिचुएशन जो आपकी किताब में लिखी हुई है कि जब सप्लाई या फिर डिमांड में चेंज होगा, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, तो फिर एक्सचेंज रेट या फिर इक्विलिब्रियम रेट, रेट ऑफ एक्सचेंज कहाँ चला जाएगा, या वो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है डिमांड में परिवर्तन, क्योंकि हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे देश हैं खरीदने वाले। इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, यहाँ पर बना देता हूँ मैं कि एक US है ये, ठीक है, सिर्फ भारत गया उसके पास माल खरीदने के लिए या फिर करेंसी खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये आपस में रेट डिसाइड कर लेंगे, लेकिन अब 2 कंट्री और चली गई मान लेते हैं रेट डिसाइड करने के लिए। तो US क्या कहेगा कि जो भी मुझे ज़्यादा करेंसी देगा अपने देश की उसको मैं डॉलर बेचूंगा अपना, है ना, यही होगा। तो ये है क्या, यहाँ पर डिमांड बढ़ गई तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये क्या करेंगे, भारत कहेगा मेरे से और ज़्यादा पैसे ले ले भाई, मुझे दे दे, है ना, अगर ज़रूरत है तो। और इसी सिचुएशन में पहले 3 बंदे गए थे, है ना, उसमें से 2 बंदे कट गए,
एक ही बंदा रह गया, तो ये क्या हो गया, डिमांड डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज रेट नीचे आ जाएगा। यूएस कहेगा कि हाँ भैया कोई नहीं, ले जाओ मेरे से पैसा, आप इतने में ही ले जाओ, और तो कोई है नहीं खरीदने वाला। तो ये नॉर्मल बाजार वाली ही कहानी है। जब आप बाजार में सामान खरीदने जाते हो तो इसी तरह से दुकानदार भी रिएक्ट करता है। अगर ज़्यादा लोग खड़े हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए तो उनको महंगा देगा कि हाँ जो भी ज़्यादा पैसा देगा उसको दूंगा मैं माल, और अगर बहुत कम लोग खड़े हैं तो सस्ते में भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये है इम्पैक्ट डिमांड और सप्लाई में चेंज होने का। अब देखो, दो सिचुएशन हो सकती हैं किस चीज़ की, या तो किसी करेंसी के बदले हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा अपना, कोई भी कांस्टेंट रेट मान लेते हैं, 45 मान लेते हैं, यूएस डॉलर के बदले 45 रुपया हमें देना पड़ रहा था। तो या तो रेट इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर रेट इससे ज़्यादा कम हो जाएगा, है ना। एक्सचेंज रेट या तो इंक्रीज हो जाएगा कि अब 45 के बदले हमें 47 रुपये देने पड़ेंगे, या फिर डिक्रीज हो जाएगा कि अब 47 के बदले और 45 के बदले हमें सिर्फ 43 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। तो इन दोनों को इकोनॉमिक्स की भाषा में हम कहते हैं, इसको कहते हैं डेप्रीसिएशन। हिंदी में मूल्य ह्रास, और इसको कहते हैं एप्रीसिएशन मूल्य वृद्धि। ये क्या होती है, इसका भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब इसमें समझते हैं क्या होता है ये, कि जब हमारी मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, मुद्रा का मूल्य कम होने का मतलब है, मान लेते हैं कि आप कोई भी सामान खरीदने गए हो बाजार में, 10 रुपये हैं आपके पास, ठीक है, और उस 10 रुपये से आप कुछ भी 1 किलो आटा और 2 किलो चावल खरीद सकते हो। अब रेट बढ़ गया, 20 रुपये हो गया, ठीक है, 1 किलो आटा और 2 किलो चावल का रेट 20 रुपये हो गया, आपकी नीड इतने की है मिनिमम, तो 10 रुपये की वैल्यू क्या रहेगी आपकी नज़रों में, कुछ रहेगी क्या, क्योंकि अब उस 10 रुपये से उतना सामान आप नहीं खरीद पाओगे, इसलिए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आज अगर हमें 50 पैसे कहीं पर सड़क पे पड़े हुए मिल जाएंगे तो वो 50 पैसे की वैल्यू हमारी नज़रों में कुछ नहीं है, क्योंकि हम उससे सामान ही नहीं खरीद सकते कुछ भी। तो जितना ज़्यादा पैसा हम किसी भी चीज़ के लिए पे करते रहेंगे, वैल्यू हमेशा उसकी उतनी ही कम रहती है। यूएस को अगर रुपया बहुत ज़्यादा मिलने लग जाए तो यूएस की नज़रों में रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी, या आपके पास ही बहुत अधिक मात्रा में रुपया आने लग जाए तो उस रुपए की वैल्यू आपकी नज़रों में बहुत ही कम हो जाएगी। तो जब भी हमारा एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता रहता है तो हमें ज़्यादा पैसा अपना देना पड़ता है, उसको कहते हैं मूल्य ह्रास, कि हमारी मुद्रा का वैल्यू जो है यहाँ पर वो कम हो रही है, ठीक है। ऐसे ही जब हमें अपनी एक्सचेंज के बदले अपनी मुद्रा कम देनी पड़ती है तो उसको कहते हैं मूल्य वृद्धि, कि वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है दूसरी मुद्रा की अपेक्षा में। तो ये वाली जो सिचुएशन है, हमने जो पढ़ा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये किन शक्तियों पर आधारित थी, ये मार्केट पावर पर, बाजार शक्तियों पर आधारित होती थी, यानी कि डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। अब यही सेम सिचुएशन गवर्नमेंट खुद भी कर सकती है, कि बाजार शक्तियों के हिसाब से $1 का 45 रुपए है, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी गवर्नमेंट अड़ ही जाए कि मैं तो 40 रुपए से ज़्यादा दूंगा ही नहीं किसी भी कीमत पर, सरकार अड़ गई, है ना, तो वो भी अपनी मुद्रा के मूल्य को बढ़ा या फिर घटा सकती है। इसको कहते हैं वैल्यूएशन, और ये दो प्रकार का होता है। एक होता है डीवैल्यूएशन, और एक होता है रीवैल्यूएशन। हिंदी में इसको कहते हैं अवमूल्यन, बहुत बार आपने ये शब्द पढ़ा भी होगा शायद, और इसको कहते हैं अधिमूल्यन, ठीक है भैया। तो डेप्रीसिएशन और डीवैल्यूएशन दोनों सेम चीज हैं, कि अब हमें जितना भी रेट डिसाइडेड था उससे ज़्यादा रुपया अपने देश का देना पड़ेगा। तो डेप्रीसिएशन और डीवैल्यूएशन सेम चीज़ हैं, और ऐसे ही एप्रीसिएशन और रीवैल्यूएशन सेम चीज़ है, कि अब हमें अपना रुपया दूसरी करेंसी के बदले में कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, यहाँ पर मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। तो अगर दोनों सेम चीज़ है तो नाम अलग अलग क्यों है, क्योंकि
ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन होती है मार्केट पावर पर डिपेंड, यानी कि बाजार शक्तियों पर डिपेंड रहेगी कि सप्लाई और डिमांड किस रेट पर बराबर हैं, उस रेट के हिसाब से एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं। कोई भी बेस ले लिया कि कल क्या रेट था और उसके हिसाब से आज क्या रेट है डिमांड और सप्लाई पर, तो हम ये निकाल लेते हैं कि डेप्रिसिएशन हुआ है कि एप्रिसिएशन हुआ है। लेकिन वैल्यूएशन में मार्केट प्राइस का कोई भी, मार्केट पावर का कोई भी रोल नहीं होता। ये पूरी तरह से सरकार के हाथ में है, ये पूरी तरह से सरकार के हाथ में है। बाजार शक्तियों के आधार पे कुछ भी हो, बाजार शक्तियों के आधार पर 45 रुपये डिसाइडेड है, लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि मैं सिर्फ 40 रुपये या फिर 43 रुपये ही दूंगी कि अपनी मुद्रा का कम दूंगी मैं, तो वो क्या कहलाता है, रीवैल्यूएशन, अधिमूल्यन। और अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि 45 रुपये रेट है, आप मुझसे 50 रुपये ले लो, यानी कि क्या किया, अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर दिया, उनकी नज़रों में ज़्यादा पैसे दे रहे हैं हम उनको, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है कि डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में फ़र्क लिखो। तो फ़र्क इसमें सिर्फ इतना सा ही है कि ये मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है और ये पूरी तरह से सरकार के हाथ में होता है, और ऐसे ही एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन। तो जब भी हम न्यूज़ में ऐसा सुनते हैं कि क्या हुआ, रुपया बढ़ गया, रुपया गिर गया, है ना, इस तरह के जब भी हम शब्द सुनते हैं तो इसका कहने का मतलब यही है, रुपया गिर गया का मतलब कि हमारे देश का मुद्रा का मूल्य जो है, वैल्यू जो है वो कम हो गई है, मूल्य ह्रास हो गया है। और जब रुपया बढ़ गया या फिर ऊपर की ओर जा रहा है, तो यानी कि हमारे देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ गया है, अब हमें कम पैसे दूसरे देश की करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए देने पड़ेंगे। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक देश से हमारा करेंसी एक्सचेंज रेट अलग अलग चलता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ और होगा, पाकिस्तान के साथ कुछ और होगा, चाइना के साथ कुछ और होगा, यूएस के साथ कुछ और होगा। तो किसी देश की करेंसी या फिर किसी देश की करेंसी के एक्सचेंज के बदले में हमारी मुद्रा का मूल्य बहुत ही ज़्यादा होगा और किसी देश की करेंसी के बदले में हमारी मुद्रा का मूल्य बहुत ही कम होगा। तो डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन क्योंकि पूरी तरह सरकार के हाथ में है, तो फिर भी सरकार कभी भी इस तरह के स्टेप्स नहीं उठाती है। आज तक गवर्नमेंट ने रीवैल्यूएशन तो नहीं किया एक भी बार, डीवैल्यूएशन किया है 3 बार, 1949 में 1 बार और 1991 में 2 बार। तो 3 बार आज तक डीवैल्यूएशन किया है, अवमूल्यन किया है अपनी मुद्रा का। अवमूल्यन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम ये चाहते हैं कि विदेशी रुपया हमारे पास और भी ज़्यादा आ जाए। आपको किसी भी चीज़ की नीड है, मान लेते हैं किसी भी चीज़ की नीड है, ज़रूरत है, कोई दवाई है इस तरह की जो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है और आपको चाहिए ही चाहिए, तो कितना भी मूल्य देने के लिए आप तैयार हो जाते हो। तो जब भी इस तरह की स्थिति आती है भारत को या किसी भी देश को लगता है कि मुझे विदेशी करेंसी बहुत ही ज़्यादा चाहिए, तो बाजार में वो क्या कर देता है, अवमूल्यन कर देता है। मार्केट पावर के हिसाब से जो भी रेट है डिसाइडेड, उससे ज़्यादा पैसा भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये है फर्क वैल्यूएशन, अधिमूल्यन और अवमूल्यन का। अब देखिए, जहाँ पर भी सेलर्स और बायर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से करेंसी एक्सचेंज करने के लिए भी सेलर्स और बायर्स को, यानी कि यूएस का ही अगर उदाहरण है तो यूएस क्या है, हमारे लिए सेलर है और हम क्या है, उसके लिए बायर हैं। तो सेलर्स और बायर्स को इंटरैक्ट करना पड़ेगा, तो उस प्लेस को हम कहते हैं मार्केट। तो जहाँ पर भी फॉरेन एक्सचेंज का सवाल है कि जहाँ पर भी करेंसी के आपस में एक्सचेंज किया जाएगा उसको कहते हैं क्या, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के क्या क्या फंक्शंस हैं ये हमें समझना है कि क्या क्या वो काम करता है। तो सबसे पहला फंक्शन है इसका ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन का मतलब है कि करेंसी जब आप एक्सचेंज करोगे तो आपने रुपया उनको ट्रांसफ़र किया, खरीदा है कोई भी सामान, तो पैसा तो देना पड़ेगा। तो पैसा ट्रांसफ़र करने का क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन है कि एक करेंसी इधर से उधर ट्रांसफ़र करता है। क्रेडिट फंक्शन है, उधार ले लिया, आज पैसे नहीं है भैया, कल ले लेना, परसों ले लेना, 1 साल के बाद ले लेना, ये क्या है, एक तरह का क्रेडिट फंक्शन है, उधार का काम भी करता है। हेजिंग को कहते हैं कि आपने डील आज की लेकिन पेमेंट करेंगे हम बाद में, या फिर डील आपने आज की और पेमेंट करेंगे हम उस डेट के हिसाब से, ठीक है।
कि भविष्य में फ्यूचर में जब कोई भी पेमेंट आप करते हो तो उस दिन क्या रेट रहेगा उसके हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। डील आज ही हो गई, सामान आपने आज खरीद लिया, लेकिन भुगतान इसका भविष्य में किया जाएगा जिस डेट पर, उस डेट पर क्या करेंसी का रेट है उस रेट पर किया जाता है। इस तरह के भी सुविधा प्रदान ये बाजार करता है, इसको कहते हैं हेजिंग, कि फ्यूचर पेमेंट्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये हो गए 3 फंक्शंस, छोटे छोटे से, आसान से। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्या क्या करता है? तो एक है इसका स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब है कि आज ही हो रहा है सारा काम, आज ही हो रहा है सारा काम, माल भी आज ही खरीदा, पेमेंट भी आज ही खरीदी, जो भी एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से पैसा आप ले लो, और ना आज अब के बाद आप मुझे जानते ना मैं आपको जानता। इस तरह के बाजार को हम कहते हैं स्पॉट मार्केट, के सब काम आज के ही दिन में हो जाता है। फॉरवर्ड मार्केट, इसको हिंदी में कहते हैं वायदा बाजार। ये जो हेजिंग है, हेजिंग का ही पार्ट है या हेजिंग का ही डुप्लीकेट कॉपी, दूसरा नाम है इसका फॉरवर्ड मार्केट, कि आपने डील आज कर ली लेकिन पेमेंट फ्यूचर में करोगे और जो भी फ्यूचर में रेट होगा उस रेट के हिसाब से किया जाएगा। तो ये दोनों कर सकते हैं, सेलर भी और बायर भी। जिससे भी ऐसा लगता है कि फ्यूचर में एक्सचेंज रेट ज़्यादा या फिर कम हो जाएगा, उसके हिसाब से ये डील की जाती है बॉन्ड साइन करके। तो सेलर को अगर ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जाकर 3, 4, 5, 7 दिन के बाद रेट जो है एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो जाएगा, यूएस को ऐसा लगे कि आज अगर मुझे 70 रुपये मिल रहे हैं तो 5 दिन के बाद मुझे 72 रुपये मिलेंगे, तो मैं क्या करूँगा? हाँ भैया आज माल ले जाओ, पैसे मुझे बाद में दे देना। और बायर को अगर ऐसा लगता है कि 3, 4, 5 दिन के बाद मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, तो मैं क्या करूँगा कि भाई फॉरवर्ड मार्केट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और 3, 4, 5 दिन के बाद में पेमेंट करूँगा। तो इसको कहते हैं वायदा बाजार, जो फ्यूचर पेमेंट यानी कि हेजिंग फंक्शन का ही पार्ट है। तो बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में लिखो फ़र्क 1-2 नंबर में, तो ये दोनों तीनों फ़र्क आपको लिखने पड़ेंगे। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट, और थर्ड पार्ट कंप्लीट के साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। फॉरेन एक्सचेंज रेट ये कैसे डिसाइड होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, और गवर्नमेंट किस हिसाब से डिसाइड करती है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें समझी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इन दोनों के बारे में बहुत बार सवाल पेपर में आए हुए हैं और आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं भी रहती हैं। इस तरह से इनको लिखना है, ये मैंने समझा दिया है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। तब तक ध्यान रखिए अपना और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।